Hello students, this is Renu Sharma with solution fourth part, and today we have to discuss the colligative properties of the solution. Previously chapter के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि solution क्या है, type of solution पढ़ चुके हैं, Henry's law पढ़ चुके हैं, Proud's law पढ़ चुके हैं. उसके बाद जो next topic है that is the colligative property. Colligative property basically 4 है हमारे सिलेबस में, और 2 जो है उनमें से वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगी. जो 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो है रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर एंड सेकंड वन इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर. देखिए, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर का इंट्रोडक्शन राउट्स लॉ में हो चुका है, फिर भी इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करके या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं. 2 फैक्टर्स आर देयर, वन इज़ द क्वांटिटी एंड अदर इज़ द क्वालिटी. क्वालिटी के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, सिर्फ डिपेंडेंस होता है किस पर, क्वांटिटी के ऊपर, कि कितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट को डिज़ोल्व कराया है सॉल्यूशन के अंदर. तो मीन्स क्वांटिटी के ऊपर टोटली डिपेंड करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. दे डिडंट डिपेंड अपॉन ऑन द क्वालिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट से इनका कोई लेना देना नहीं होता है. तो देखिए, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द आइडल सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट dissolve in a definite amount of the solvent do not depend on the nature of the solute are called colligative properties. means वो प्रॉपर्टीज़ किसी भी आइडल सॉल्यूशन की जो सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. मीन्स ये कंसंट्रेशन की बात कर रहा है कि कितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट को डिजॉल्व करवाया है एक डेफिनेट अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर. ये डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है. ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आप क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमें 12th के अंदर स्टडी करनी है वो हैं रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड इज़ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज़ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. Today we have to discuss only 2 properties. One is the relative lowering of vapor pressure and second is the osmotic pressure. चलिए देखते हैं कि relative lowering of vapor pressure क्या होता है. देखिए, वेपर प्रेशर क्या होता है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ. वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कोई भी गैस या वेपर्स जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं यदि उन्हें क्लोज वेसल के अंदर लिया जाता है. तो अब कहता है कि हमारे पास यदि क्या है, 2 मिक्सेबल सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो उनका अगर वेपर प्रेशर देखते हैं तो जो नॉर्मल वेपर प्रेशर होना चाहिए उसकी बजाय यदि उसमें कमी आ जाए, लवरिंग का मतलब होता है कमी आना, मीन्स कमी आ जाए तो आप उसको रिलेटिव लवरिंग, रिलेटिव का मतलब हम किसी के साथ उसे कंपेयर कर रहे हैं. ये मान लीजिए कि आपके पास एक आइडल जो है एक्सप्रेशन है या आइडियल लॉ है जो कि रॉल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो उसके अंदर रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया था. रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता था कि आपने किस काइंड का सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व किया है. अगर सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा किसको, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेगा. मींस यदि सॉल्वेंट को क्या डालते हैं, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो टोटल एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट होता है. मींस जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो जो कलेक्टिवली वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होना चाहिए. अब ये कहता है कि यदि आपने क्या किया, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड ले लिया, तो उस कंडीशन के अंदर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होना चाहिए वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर नहीं होगा, उसके अंदर कमी आ जाएगी. तो मीन्स ये किसके ऊपर डिपेंड किया, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड किया. क्या नेचर है सॉल्यूट का, यदि सॉलिड है तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है. तो रिलेटिव लवरिंग जो है वो ये है कि जितना होना चाहिए, जितना हम अज्यूम करते हैं कि अगर आपने क्या लिया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कलेक्टिवली पार्शियल प्रेशर का एडिशन जो है वो टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए, लेकिन उसमें यदि कमी आ जाए
किसके कारण, सोल्यूट के नेचर के कारण, तो उसे आप रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। इसी चीज़ को कहा गया है द प्रॉपर्टी इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन डेफिनेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ द सॉल्यूट। मतलब कि ये सॉल्यूट्स के डिपेंड नहीं, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ अमाउंट आपने कितना सॉल्यूट का उसके अंदर डाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज when a non-volatile solute is dissolved in a solvent that vapor pressure of the solution is lower than that of pure solvent, it is known as relative lowering of vapor pressure। देखिए ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि यदि हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, जो वेपर प्रेशर होना चाहिए किसका, सॉल्यूशन का, उससे यदि कम वेपर प्रेशर उसका बनता है तो उसे आप क्या कहेंगे, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। ये एक्सप्रेशन मैं आपको पीछे भी दिखा चुकी हूँ। पी नोड माइनस में पी एस डिवाइडेड बाई पी नोड इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N प्लस में N2। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, N2 को मैंने माना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और N1 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट है, ठीक है। और पी नोड वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, और पी एस जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, सॉल्यूशन का। तो यदि कहता है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, क्यों है ज़्यादा, क्योंकि आपने जो सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व किया है वो नॉन वोलेटाइल है, इस वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का उसमें से माइनस करते हैं किसके, वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द प्योर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट कौन सा, सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट क्या है, टोटल मीन्स सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, दोनों के अमाउंट को इसमें लिया गया है। आप इसे मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, मतलब कि हमें क्या करना है, हमें करना है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कहता है कि लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हम पीछे भी देख चुके हैं, तो अब हमें क्या देखना है कि हम लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी मेज़र कर सकते हैं, क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नोड माइनस में पी एस डिवाइडेड बाई पी नोड इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस में N2। इट इज़ द रिलेशनशिप जो कि मैंने आपको प्रीवियस उसमें भी बताया था कि रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर की इक्वेशन है जो आपको आगे तक काम आएगी, और इसी को राउल्ट्स लॉ कहा गया है। तो कहता है कि यदि हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना चाहें, मीन्स आपके पास सॉल्यूट है और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आप क्या करना चाहें, डिटरमाइन करना चाहें, किसकी सहायता से, राउल्ट्स लॉ की सहायता से, तो आप इसको कर पाएंगे क्या, या फिर क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इस सॉल्यूट का मेज़र कर सकते हैं, क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए एक्सप्रेशन मैं आपको ड्राइव करवा रही हूँ। देखिए अगर कहता है W2 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है जो कि डिज़ोल्व है W1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर, W2 ग्राम इज़ द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, जितने अमाउंट में आपको सॉल्यूट दिया गया है उसका वेट है W2, और जितना सॉल्वेंट है उसका वेट है W1, ठीक है। अगर कहता है M2 मॉलिक्यूलर मास है किसका, सॉल्यूट का, और M1 मॉलिक्यूलर मास है किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो उनका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है, ये इनके दोनों रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास मेरे पास W2 है सॉल्यूट के लिए, मॉलिक्यूलर मास उसका M2 है, तो मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। यदि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मास है तो मॉलिक्यूलर मास मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर इनमें से टोटल कलेक्टिवली आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और आपको अननोन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। इट इज़ अ
मिड टर्म, ये एक बीच का रिलेशन है। यदि आपको ऐसा दिया हुआ ना हो तो आप इससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि इन दोनों वैल्यू को यदि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, मीन्स N2 की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, W2 डिवाइडेड बाई M2 रख देते हैं, और N1 की वैल्यू यदि हम क्या रख देते हैं, W1 डिवाइडेड बाई M1 रख देते हैं। तो इस वैल्यू को यदि हम इसमें पुट करते हैं तो हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास W2 डिवाइडेड बाई M2 डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में W2 डिवाइडेड बाय M2। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद कहता है कि यदि सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट है तो इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट वो क्या है, कम है। ठीक है, और आप इनको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मीन्स यदि हम क्या हटा दें, N2 की वैल्यू हटा दें तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी। तो अगर N2 की वैल्यू हटा दी जाए, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो नेग्लेक्ट कब करेंगे, जब उसको कलेक्टिवली लेते हैं, उस केस में आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, टोटली उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में यदि कोई वैल्यू कम होती है तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हैंस द रिलेशन वुड बी, रिलेशन क्या होगा, पी नोड माइनस में पी एस डिवाइडेड बाई पी नोड इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। मीन्स आपने डिनोमिनेटर में से N2 को नेग्लेक्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, पी नोड माइनस में पी एस डिवाइडेड बाई पी नोड इज इक्वल टू W2 इंटू में M1 एंड W1 इंटू में M2। इससे आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। ठीक है, उसके बाद बताती हूँ इस मेथड के बारे में। कहते हैं कि मेथड जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि जो दूसरे मेथड्स हैं लाइक एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। हालांकि ये आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, उनके कंपैरिजन में जो आपके पास क्या आएंगी, वैल्यूज़ आएंगी, वो क्या होंगी, ज़्यादा प्रेफरेबल होंगी एज कंपैरिजन टू इट। मीन्स आप इसको क्या कर पाएंगे, इन दोनों मेथड से इजीली इवेलुएट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर। मीन्स हमने ये तो देख लिया कि वेपर प्रेशर जो है, पीछे हमने पढ़ भी लिया वेपर प्रेशर के बारे में, जर्नल उसकी जो थिंकिंग होती है कि वेपर प्रेशर कैसे, तो हम कहते हैं कि मेजरमेंट जो है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वो कैसे कर पाते हैं। उसके लिए एक मेथड है जिसे आप ओस्टवाल्ड वोकर डायनेमिक मेथड के नाम से जानते हैं, इसको ट्रांसपायरेशन मेथड भी कह सकते हैं। उसके लिए अपरेटस मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको। अपरेटस के अंदर दो हमारे पास क्या है, यहाँ पर बीकर लिए गए हैं, इनके ऊपर कॉर्क है, कॉर्क के अंदर डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब में से यहाँ पर से ड्राई एयर जो है वो पास की जा रही है। देखिए मैंने नीचे मेंशन किया है कि फर्स्ट बीकर के अंदर आपने सॉल्यूशन लिया है, दूसरे बीकर के अंदर सॉल्वेंट लिया है, और थर्ड जो हमारे पास क्या है, यू शेप ट्यूब है, उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड भरा गया है। कैल्शियम क्लोराइड यहाँ भरने का क्या कारण है, देखिए जो सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है, तो ये यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लेने का मेन मतलब होता है कि ये वेपर्स को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, ये चाहेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। यदि आप यू शेप का जो आपके पास ट्यूब है उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर वेपर का काम वो करता है। ठीक है, इस अपरेटस का मेन जो क्या है रीज़न है वो क्या है, या इस अपरेटस को सेट करने का मेन कारण क्या है, वो मैं इस अपरेटस को दिखाने का या बताने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास क्या है लवरिंग प्रेशर है, मतलब कि वेपर प्रेशर के अंदर कमी कैसे आई है वो आप देख पाएँ। तो मीन्स हम इसमें क्या करेंगे
इसमें करेंगे कि ड्राई एयर को आप पास कराएंगे किस में से, सॉल्यूशन में से, ठीक है। सॉल्यूशन में से ड्राई एयर जब पास कराएंगे तो उसके साथ वेपर जो हैं वो जाएंगे, वो वेपर किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे, ठीक है। उसी में से कहता है इसी ड्राई एयर को आगे की तरफ अगर हम पास आउट करेंगे तो इसके अंदर वेपर किसके, सॉल्वेंट के भी होंगे, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट में से आप इसको पास कराएंगे, मींस जो ड्राई एयर रह गई थी समवट, उसके अंदर जो ड्राइनेस रह गई थी वो सॉल्वेंट में से पास कराने पर क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। नाउ एयर इज बिकम सैचुरेटेड विद द वेपर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के जो वेपर है उनसे कम्प्लीटली वो सैचुरेटेड हो चुकी होगी, ठीक है। और आप कैल्शियम क्लोराइड में से इसको पास कराएंगे तो सॉल्वेंट के जो वेपर हैं वो किस पे, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो आप कैल्शियम क्लोराइड के टोटल वेट से क्या पता लगा पाएंगे कि इसमें कितने अमाउंट में वेपर जो हैं किसके, सॉल्वेंट के अब्जॉर्ब हुए हैं। मींस वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो रिड्यूस जितना हुआ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है। मीन्स जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसके अंदर कमी आएगी। जैसा कि हमने रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर का डेरिवेशन देखा है कि पी नोड माइनस में पी एस डिवाइडेड बाय पी नोड, पी नोड इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसमें कमी आती है, कितनी कमी आती है, जितना वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का है, वो डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो उसको इस मेथड से क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। इट इज़ द मेथड जिसको आप ओस्टवाल्ड वॉकर अपरेटस कहते हैं, और इस टेक्निक को किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसपायरेशन मेथड से भी जाना जा सकता है। इसके साथ लगा होता है डायनेमिक, मींस ये प्रोसेस जो है वो रेगुलरली चलता रहता है, जिससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है। चलिए इससे रिलेटेड डेरिवेशन देख लेते हैं। इस डेरिवेशन को देखिए, कहता है कि लेट्स इन द वेट ऑफ द सॉल्यूशन बल्ब ए W1, मींस जो हमने फर्स्ट बेकर लिया है उसके अंदर कमी आई है वेट के अंदर। तो कहता है कि कितनी कमी आई है, W1 ग्राम की। जितनी कमी आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन से, ठीक है। मींस जो लॉस हुआ है सॉल्यूशन का, मींस सॉल्यूशन में से आपने ड्राई एयर जो है वो क्या कराई है, पास कराई है। पास कराने पर सॉल्वेंट के जो वेपर्स थे वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो गए, जिसकी वजह से उसका टोटल जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया। कितना कम हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उससे, मींस W1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PS। दूसरी बात, जब कहता है कि दूसरा जो सॉल्वेंट का बिकर है या सॉल्वेंट का बल्ब है उसमें से आपने उसी एयर को पास कराया, उसका वेट जो है उसमें भी कमी आई, मतलब टोटल जो उसका वेट होना चाहिए था उसकी बजाय जितनी कमी आने के बाद वेट आया है वो W2 है। वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मींस पी नोड माइनस में PS के बराबर होता है, ठीक है। पी नोड में माइनस PS किसके बराबर है, W2 के बराबर है, और PS जो है वो किसके बराबर है, W1 के बराबर है। और यदि राउल्ट्स लॉ का जो नियम है उसके अंदर, मींस रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर की जो आपकी डेरिवेशन है उसमें यदि W1 और W2 को सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो आपके पास ये डेरिवेशन आ जाती है। मींस आप इससे पता लगा सकते हैं कि कितना वेपर प्रेशर के अंदर कमी आई है। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड से भी आप क्या पता लगा सकते हैं कि कितना रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर, मींस वेपर प्रेशर में कमी कितनी आई है यदि आपने सॉल्यूट कैसा लिया है, नॉन वोलेटाइल लिया है तो, ठीक है। मींस ये कहना चाहता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। उसको आप किस प्रकार से मेज़र कर सकते हैं। मींस जो हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, राउल्ट्स लॉ के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंडली वो ओस्टवाल्ड वॉकर अपरेटस के द्वारा किए गए मेथड से प्रूवन होती है। उस मेथड को यहाँ पर दिखाने का मतलब ये है कि जो
इन्वेंशन या जो ला किसने दिया है, राउल्ट्स ने दिया है, उस चीज़ को ये मेथड सपोर्ट करता है, इसलिए इस मेथड को इसमें स्टडी कराया जाता है। इस तरीके से आप रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर को दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं। यदि एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करना हो तो इस एपरेटस की सहायता आप ले सकते हैं, और अगर सिर्फ नॉर्मली फैक्ट्स के आधार पर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप राउल्ट्स ला के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ द मोटिव टू डिफाइन द राउल्ट्स लॉ एज वेल एज ओस्टवाल्ड वेकर अपरेटस और मेथड और ट्रांसपायरेशन मेथड टू शोज द रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द आइडल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए आपने लोअर क्लासेस में अच्छे से पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, ठीक है। 11th क्लास में जो है ऑस्मोसिस मेनली बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ पाते हैं, और अगर बायोलॉजी के नहीं है, मैथ्स के बच्चे हैं तो वो पढ़ पाते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में थोड़ा सा टचअप दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ने से पहले कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, दो प्रोसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। वन इज़ द डिफ्यूज़न, अनदर इज़ द ऑस्मोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्यूज़न एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, डिफ्यूज़न के लॉ है, ठीक है। डिफ्यूज़न हम क्या करते हैं कि एक कॉमन सा एग्जांपल लिया जाता है कि एक आपके पास रूम है, रूम के एक कॉर्नर में आपने सेंट को स्प्रे किया तो उसकी जो क्या है फ्रेगनेंस है वो पूरे रूम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा होता है डिफ्यूज़न की वजह से। डिफ्यूज़न क्या है? एक स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है, पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर इज़ नोन एज डिफ्यूज़न, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने क्या रख दिया है, कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है। आपके पास सॉल्वेंट था सिर्फ वाटर इसमें था, और आपने इसमें कॉपर सल्फेट ड्रॉप आउट कर दिया, डाल दिया, ठीक है। धीरे धीरे बिना हिलाए बिना डुलाए कॉपर सल्फेट अपने आप कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो प्रोसेस जो कि खुद ब खुद होता है, जिसे बाहर से किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उससे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग किसी पार्टिकल की किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, मीन्स आपने जो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है किसकी, सॉल्यूट की, जो कि किसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट के अंदर, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। आप कहेंगे मैडम आपने पहले वाला एग्जांपल तो छोड़ दिया। चलिए मैं आपको पहले वाला एग्जांपल भी क्लियर कर देती हूँ। पहले वाले एग्जांपल में क्या लिया था मैंने कि हमारे पास एक स्प्रे था, आपने सेंट जो है उसको स्प्रे किया एक कॉर्नर के अंदर और वो सारे रूम के अंदर फैल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर जो पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट हैं, और जो फ्रेगनेंस के पार्टिकल हैं, मीन्स जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, वो एज ए सॉल्यूट वर्क करते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली वो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं पूरे के पूरे रूम में। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मीन्स जहाँ पर आपने स्प्रे किया वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी मॉलिक्यूल्स की, और वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देते हैं। और दूसरा जो मैंने कॉपर सल्फेट का एग्जांपल आपको दिया है, तो कॉपर सल्फेट कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपने उसमें डाला है, तो कंसंट्रेटेड से वो किस में, जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम है उधर मूव करेगा, और ऐसे करते करते वो इवनली स्प्रेड हो जाएगा और एक होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन करेगा। दैट इज़ द डिफ्यूज़न। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस? देखिए ऑस्मोसिस जो होती है उसके अंदर होता तो यही है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, बट एक एसेंशियल कंडीशन वहाँ पर ये होती है, देयर शुड बी ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ये जो प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो अपने में से पास नहीं होने देती सभी पार्टिकल्स को, सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने में से पास होने देती हैं, उन्हें आप सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर सॉल्वेंट के हिसाब से लिया जाता है, मींस जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है उसमें क्या लिया गया है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट दिखाया गया है, और वही होता है ऑस्मोसिस के अंदर। ऑस्मोसिस के अंदर होता है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं।
ठीक है। means the net spontaneous flow of the solvent molecule from the solvent to the solution to form a less concentration solution to a more concentrated solution through a semi permeable membrane। देखिए ये कहना चाहता है कि जहाँ पर solvent particle की concentration कम है वहाँ solution तो किस फॉर्म में है, concentrated फॉर्म में ही है। तो ये कह रहा है कि जो solvent particle है वो solution के अंदर move करेंगे ताकि solution की जो concentration है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और ऐसा किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि ये जो डायग्राम है मैं आपको दिखाती हूँ क्लियरली, थोड़ा सा ब्रॉड करके। इसकी डेमोस्ट्रेशन मैंने साइड में लिखी हुई है। देखिए ये देखिए, इसके अंदर कहता है बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिए, इधर शुगर सॉल्यूशन लिया हुआ है और इधर जो है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। मींस जो ब्लैक हैं वो वाटर मॉलिक्यूल हैं और जो वाइट है वो शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये डायग्राम के अंदर शुगर सॉल्यूशन है और डेमोस्ट्रेशन के अंदर मैंने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसे भी मैं समझाऊंगी, पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर आप नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल भी यूज़ कर सकते हैं। आगे वाली जो स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो कितने तरह की होती है और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो पार्ट है ये प्योर सॉल्वेंट है एंड इट इज़ द सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूशन है और यहाँ पर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे किधर, जहाँ पर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ पर, ताकि इसकी कंसनट्रेशन मीन्स जो सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वाटर मॉलिक्यूल किधर मूव करेंगे, इस साइड मूव करेंगे। ठीक है, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। दो आपको दिख रहा होगा, एक एंडोस्मोसिस, एक एक्सोस्मोसिस। देखिए जो अपना कंपार्टमेंट छोड़ के दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है उसे हम एक्सोस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, मतलब कि नेट फ्लो यदि किसका होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। मीन्स मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक क्या हो, पार्टिकल हो। मीन्स ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसको आप मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर क्या हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। मूव करने से क्या हो गया, इसके अंदर लेवल किसका, वाटर का इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हो गया तो ये क्या कहलाएगा, एंडोऑस्मोसिस कहलाएगा। मीन्स जिसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव हो रहे हो, रिमूव हो रहे हो, उस जगह को आप एक्सोऑस्मोसिस की साइड कह सकते हैं। और जहाँ पर इन हो रहे हो, जिसमें जा रही हो, उस प्लेस को आप क्या कह सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस प्लेस कह सकते हैं। या उसमें उस एग्जाम्पल को आप क्या मान सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस मान सकते हैं। ये तो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको इसकी डेमोस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करती हूँ, उससे आपको ये प्रोसेस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं डेमोस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है। देखिए डेमोस्ट्रेशन क्या कहता है कि हमने क्या ले लिया, टेक टूवर्ड रिमूव द आउटर सेल ऑफ द एग। मीन्स आपने क्या लिया है, एग लिए हैं। ठीक है, दो हमारे पास अंडे हैं। ठीक है, दोनों अंडों को आपने क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दिया। कुछ समय के लिए सिर्फ घुमाया है ताकि जो उनकी ऊपर की परत है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। मीन्स जो उसकी एग सेल होती है, बाहर की जो वाइट कलर का एग सेल होती है वो रिमूव हो जाए। वो क्या होती है, HCl के अंदर सॉल्यूबल होती है। यदि आप अंडे को उसमें घुमा देते हैं तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बच जाती है। वो जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से एक्ट करती है। ठीक है, अब कहता है प्लेस वन एग इन वाटर एंड अनदर इन द सोडियम क्लोराइड। चलिए मैं दो कंपार्टमेंट बना देती हूँ इनके। एक को आपने किस में डाल दिया, सोडियम क्लोराइड में डाल दिया है। सोडियम क्लोराइड को मैं राउंडेड दिखा रही हूँ और एक को आपने किस में, वाटर में डाल दिया है। वाटर को मैं सिर्फ डॉट से दिखा रही हूँ।
ठीक है। अब कहता है जिसको आपने NaCl सॉल्यूशन के अंदर डाला है, तो जो एग का वाटर है वो किधर, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, इसमें से वाटर का लॉस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, एक्सो ऑस्मोसिस हो रही है। ठीक है। दूसरा जो केस है उसमें प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट जो है उसके कंपैरिजन में विद इन द एग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल किधर, विद इन द एग सेल जाना पसंद करेंगे। एग के अंदर जाने की वजह से एग जो है वो टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। दूसरा एक कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा घरों के अंदर, किशमिश जो होती है, यदि हम उसे किस में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो वो फूल जाती है। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कहता है व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू कम आउट, जब मेम्ब्रेन परमिट करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बाहर आने के लिए, तो उसे हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। और यदि मेम्ब्रेन परमिट करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए, तो उसे हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस मैं सोचती हूँ होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। हमने दो चीज़ें पढ़ी क्लियरली, वन इज़ द डिफ्यूज़न, अनदर इज़ द ऑस्मोसिस। तो इनके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस जो होती है वो हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होगी उसी के थ्रू पॉसिबल है। डिफ्यूज़न के अंदर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात, ऑस्मोसिस के अंदर जो फ्लो होता है वो किसका देखते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का देखते हैं और किसी चीज़ का नहीं। लेकिन डिफ्यूज़न के अंदर दोनों का मूवमेंट देखा जाता है, सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट पार्टिकल का। ठीक है, ऑस्मोसिस होती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखिए, जहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, मींस लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। तो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होता है, मूवमेंट होता है, उसे आप ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन डिफ्यूज़न के अंदर सिर्फ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, अब कहता है कि ये सिर्फ सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होता है ऑस्मोसिस, लेकिन डिफ्यूज़न गैसेस के अंदर भी पॉसिबल है, इजीली आप उसे देख सकते हैं। जो मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दिया था, सबसे पहले जो मैंने सेंट का एग्जांपल दिया था वो गैस का था, और फिर मैंने उसको किसकी सहायता से आपको लिक्विड या सॉल्यूशन की सहायता से समझाया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी स्टॉप और रिवर्स बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन। आप ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं। ठीक है, जितना ऑस्मोसिस हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर यदि लगा दिया जाए तो उस प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, जिसे आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। उसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट कैन नॉट बी स्टॉप और रिवर्स्ड, आप डिफ्यूज़न को स्टॉप नहीं कर सकते हैं और उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टाइप्स बताऊंगी, तो वो दो टाइप इसमें मैंने डिस्कस किए हैं। व्हाट आर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने कहा था सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स को कहते हैं, जो कि क्या करती हैं, सभी पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती, सेलेक्टिवली पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास आउट होने देती हैं। तो इस प्रकार की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं आप उन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। दो तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं, वन इज़ द नेचुरल, अनदर इज़ द आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती हैं जैसे कि वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो गई और एनिमल मेम्ब्रेन हो गई, और जो हमारी स्किन होती है प्लांट और एनिमल की स्किन के नीचे नॉर्मली देखने को मिलती है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, दूसरी होती है आर्टिफिशियल, जिनको आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोबाल्ट है, निकल है, और सिलिकेट ऑफ आयरन है, और कॉपर फेरोसाइनाइड है। ठीक है, और सिलोफेन है। सिलोफेन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और पर्चमेंट पेपर होता है। ठीक है, ये सेलेक्टिव होते हैं, सभी प्रकार के पार्टिकल्स को अपने अंदर पास नहीं होने देते, सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को अपने में से पास होने देते हैं। दीज आर द आर्टिफिशियली
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर आप कैसे कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है कॉलम का, जो कि ऑस्मोसिस के बाद जनरेट होता है। मींस आपने क्या किया है, देखिए ये डायग्राम देखिए, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाया हुआ है, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। दो हमारे पास सॉल्यूशन थे जो कि पहले क्या थे, इक्वल अमाउंट में थी। मतलब ये मान लेते हैं कि ये पहले इस प्रकार से था, इस प्रकार से, ठीक है। मीन्स जो प्योर सॉल्वेंट था और जो हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था, दोनों का अमाउंट बराबर था, ठीक है। ऑस्मोसिस हुई तो प्योर सॉल्वेंट जो है या बिल्कुल डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है, उससे जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर गए। मूव करने से इसका टेम्परेचर या फिर जो इसका अमाउंट है वो क्या हो गया, रेज अप, बढ़ गया। मीन्स ये जो सॉलिड पार्टिकल है किधर मूव कर गए, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर गए। अब कहता है कि ये जो पार्टिकल इधर मूव किए हैं, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर अपनी जगह बनाने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मींस ऑस्मोसिस के रिजल्टेंट के थ्रू या ऑस्मोसिस होने के बाद जो पार्टिकल्स एंटर करते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो रिजल्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की, जो कि मैंने आपको डिफरेंसेस के अंदर बताया है कि आप ऑस्मोसिस को रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है। देखिए अगर मान लीजिए इस तरह की कंडीशन है हमारे पास, अगर मैं क्या करूं, जिधर देखिए समझाने की कोशिश करती हूँ, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर मैंने प्रेशर लगा दिया, ठीक है। प्रेशर यदि मैंने लगा दिया तो ऑस्मोसिस होनी चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है उससे सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करने चाहिए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ, ठीक है। तो आपको प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। मीन्स जब ये मूव करेंगे उसके रिलेटेड रिजल्टेंट जितना प्रेशर होगा उसके अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आप प्रेशर लगाएंगे तो ये पार्टिकल्स वापस मूव कर जाएंगे किधर, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस से कहते हैं, ठीक है। इफ प्रेशर, देखिए मैं डेफिनेशन में आपको समझाती हूँ। इफ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। रिवर्स ऑस्मोसिस से डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर, डिसैलिनेशन होता है खारा पानी जो होता है उसमें से पार्टिकल्स जो होते हैं मिनरल वाटर बनाने के लिए जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यूजलेस पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आरओ सबके घरों में लगे भी हुए हैं, वो भी काम करते हैं इसी प्रोसेस पर, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। जितना ऑस्मोसिस से इस पे प्रेशर लगेगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर यदि आप इस पे एक्सर्ट करेंगे तो ऑस्मोसिस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाती है, जिसे आप रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर को किस प्रकार से मेज़र कर सकते हैं। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए यहाँ पर मेथड दिया गया है, जिसे आप ब्रेकले एंड हार्टले मेथड कहते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ब्रेकले एंड हार्टले मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। मींस रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर को यदि डेमोस्ट्रेट किया जाए या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाए तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट यदि किसका करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का करते हैं, तो उसके लिए आपको ब्रेकले और हार्टले मेथड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। वैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली से समझा देती हूँ, ठीक है। ये मेथड जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अप्लाई करना है प्रेशर को किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर। सिर्फ ये करना है कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मूव ना करें। देखिए ये बात मैंने आपको रिवर्स ऑस्मोसिस में बता दी है। ये इंटरकनेक्टेड हैं सारे के सारे मेथड, आप इसमें से कुछ भी स्किप करेंगे तो आगे वाला जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रिवर्स ऑस्मोसिस है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है
उससे कॉन्टीन्यूसली अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। उतना प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि सोलवेंट पार्टिकल्स जो हैं, अब ये कह रहा है कि उसमें तो ये कर रहा था कि ऑस्मोसिस अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसमें आपको क्या करना है, इस प्रोसेस में आपको सिर्फ उतना ही प्रेशर अप्लाई करना है कि सोलवेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर मूव ना करें, ठीक है। मीन्स ऑस्मोसिस ही नहीं होनी चाहिए ताकि रिवर्स ऑस्मोसिस की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। सिर्फ इस मेथड के अंदर हम यही देखेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो है उसकी आवश्यकता ना पड़े, ऑस्मोसिस जो है उसको होने नहीं देना है, सोलवेंट पार्टिकल्स जो है वो मूव ना करें किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। देखिए इसके लिए अपरेटस है जिसको हार्टले मेथड कहा जाता है, ये अपरेटस कहा जाता है। इसके अंदर बीच में वाटर है, मीन्स प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पर, और दोनों तरफ क्या है, सॉल्यूशन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ऊपर का जो मेथड है, ये सारा का सारा जो वेसल है ये गन मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद ये रिजर्वर है, रिजर्वर में से जो सॉल्वेंट है वो रेगुलरली यहाँ पर मेंटेन रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्यूब टी है जिसके अंदर एक मार्क होता है, उस मार्क तक यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट जो है वो भरा हुआ होता है, ठीक है। वो मार्क जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए। इसको कौन चेक करेगा, यहाँ पर ये प्रेशर गेज है, ये चेक करता है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर इस पर लगता है। देखिए ये इस तरह से सेटअप है कि यहाँ पर रिजर्वर से रेगुलर वाटर जो है, यहाँ सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, और बीच में सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि दोनों सेपरेट हैं तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग तो सॉल्वेंट पार्टिकल को किधर जाना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें ये करना है कि ये मार्क मेंटेन रखना है, ठीक है। इस मार्क को मेंटेन रखने के लिए आपको बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर जो है इस पर लगाना पड़ेगा। इस मार्क को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है और उसको आप डायरेक्टली इस प्रेशर गेज में मेजर कर सकते हैं। इट इज़ द अपरेटस, ठीक है। अब कहता है कि अब इसका क्या ज़रूरत पड़ी, मीन्स इसकी ये ज़रूरत पड़ी कि जो आपके पास प्रेशर गेज है उसमें जो मेज़रमेंट आएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है कि जो ऑस्मोसिस होने के बाद सॉल्वेंट पार्टिकल एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। जो ऑस्मोसिस के रिजल्टेंट सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन में एंटर किए हैं वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब इसको मेज़र कैसे किया जाए, इसके लिए इस मेथड की आवश्यकता पड़ती है। आपने यहाँ सॉल्वेंट भर लिया, सॉल्यूशन भर लिया, ठीक है। भरने के बाद रिजर्वर में और है सॉल्वेंट यहाँ पर ताकि ये कम्प्लीटली फिल रहे, और यहाँ पर एक मार्क है जिसको हम एम कहते हैं, ये एक ट्यूब है। इस मार्क में इसलिए होता है ताकि आप उसको देख सकें, ठीक है। अब इस मार्क तक आपको मेंटेन रखना है। एक्सटर्नल प्रेशर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टल होता है जिसकी सहायता से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। मेंटेन करने के बाद अब कहता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रेशर जो है वो मेंटेन होगा और वो किस में दिखाई देगा, इस प्रेशर गेज में दिखाई देगा, और वो प्रेशर किसके बराबर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। मीन्स ऑस्मोसिस के रिजल्टेंट जो सॉल्वेंट पार्टिकल जाने चाहिए उनको रोकने के लिए जितने अमाउंट में प्रेशर लगाया जाएगा वो किसके बराबर होगा, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बराबर होगा। सिंपली आप इस मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये मेथड जो है ये सुपीरियर है दूसरे मेथड से, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बैलेंस हो रहा है एक्सटर्नल प्रेशर से। यहाँ पर कोई और मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं पड़ रहा है, इसलिए इस मेथड को हम सब बाकी जो मेथड थे वो यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। और भी मेथड हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेज़र करने के लिए, सबसे सुपीरियर और सबसे मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वही मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेशर कहाँ से, बाहर से मेंटेन हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास क्या है, जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो चेंज नहीं हो रही क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आप इसके अंदर क्या नहीं कर रहे हैं, मूव ही नहीं करने दे रहे। जब मूव ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा जो टाइम लगेगा इस चीज़ को करने के लिए वो बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा। तो जो टाइम लॉस है वो भी इस मेथड के अंदर नहीं होता है। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेथड कि आप इस मेथड को क्यों यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है
कि व्हाट आर द एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर यदि आ जाए तो हम कैसे कहेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। देखिए बेटा, आइडल सॉल्यूशन के लिए एक आइडल गैस इक्वेशन होती है जिसे हम PV इज इक्वल टू NRT लेते हैं, ठीक है। और ये आइडल सॉल्यूशन जो है उनके लिए, मतलब आइडल गैसेस के लिए तो PV इज इक्वल टू NRT, और आइडल सॉल्यूशन के लिए होती है PV इज इक्वल टू NRT या CRT आप उसे कह देते हैं, ठीक है। मीन्स जो प्रेशर होता है गैसेस के लिए, उस प्रेशर को हम सॉल्यूशन के केस में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। किससे सब्सटीट्यूट कर देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर से। उसी के ऊपर ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली बेस्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और टेम्परेचर से। मोलर कंसंट्रेशन को आप C से दिखा सकते हैं और टेम्परेचर को आप T से दिखा सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। कांस्टेंट जो है यहाँ पर वो R मानते हैं। जैसे गैस कांस्टेंट होता है उसी प्रकार से सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या आएगी इक्वेशन आएगी वो आएगी पाई इज इक्वल टू CRT के बराबर हो जाएगी, ठीक है। C की वैल्यू क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो आप इसको N/V से रिप्लेस कर देंगे। तो N/V से रिप्लेस करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? पाई इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू R। अगर V को क्या कर देते हैं? पाई के साथ ले जाते हैं तो पाई V इज इक्वल टू NR। इसी को आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जिस प्रकार से आइडल गैस इक्वेशन होती है उसी प्रकार से आइडल सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की एक्सप्रेशन होती है। आपको एक याद करने के लिए इजी सा मेथड मैंने आपको बताया है, इससे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। इस इक्वेशन को कहते हैं वैन टॉफ इक्वेशन फॉर द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कहता है कि जो सॉल्यूट लिया है किसके अंदर? डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, वो बिहेव करेगा एज ए गैस। मतलब कि आइडल गैस के अंदर जिस प्रकार से गैस बिहेव करती है उसी प्रकार से एक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो क्या करेगा? बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सॉल्यूशन जो है वो इक्वल होगा प्रेशर के अंदर। सॉल्यूशन का जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, जिस प्रकार से गैस का प्रेशर होता है उसी प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर उससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सेम टेम्परेचर एंड ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वैन टॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन। इसी थ्योरी को आप क्या कह सकते हैं? डाइल्यूशन सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? अब ये हैं कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। वन इज़ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अनदर इज़ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज़ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वेजल है, वेजल के अंदर आपने एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर हम क्या रख देते हैं? दूसरा पार्टिकल रख देते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। या मान लेते हैं आपने एक सेल को प्लेस कर दिया, एग सेल को प्लेस कर दिया है किसके अंदर? एक सॉल्यूशन के अंदर। अब कहता है कि विद इन द एग सेल एंड आउटर साइड ऑफ द सेल जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है यदि वो बराबर है, ठीक है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं तो आप उसको, मीन्स इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सोलवेंट पार्टिकल्स हैं वो, एज वेल एज आउटर सॉल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट पार्टिकल है वो, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि सेम है तो इस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरी बात, दोनों ही सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? सेम होगी। सेकेंड वन इज द such solution which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solution. And next point, if one solution is of lower osmotic pressure is called hypotonic solution. अब कहता है कि यदि दो सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन के दौरान एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो यदि एक जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा दूसरे के कंपैरिजन में, उसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। मीन्स आपको एक क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? एक आप मान के चलेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, किसी को भी दो के बीच में कंपैरिजन होगा, अकेला जो यूनिक होगा उसके अंदर कोई भी चलिए
कहता है कि यदि एक सॉल्यूशन की लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उस सॉल्यूशन को इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, देखिए दो सॉल्यूशन लेने ज़रूरी हैं, एक सॉल्यूशन को आप स्टैंडर्ड मानेंगे, उसके कंपेयर में दूसरा सॉल्यूशन मानेंगे, ठीक है। तो जो दूसरा सॉल्यूशन है सेकंड वन, जिसका आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मानना है कि एक रिलेटिव स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में दूसरे सॉल्यूशन का यदि क्या कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होगी, कम होगी। देखिए दोनों ही चीज़ें, कंसंट्रेशन भी और ऑस्मोटिक प्रेशर भी, तो ऐसा जो है वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर ज़्यादा होगी, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। ये तीन तरह के सॉल्यूशन है। कुछ एक इसके अंदर प्रोसेस हैं जो कि ऑस्मोसिस के थ्रू रेगुलेट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, मतलब कि बेस्ट एग्जांपल हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो एक अच्छा प्रोसेस है या फिर एक प्रोसेस है जो कि रेगुलेट होता है। मींस प्लांट और एनिमल्स के अंदर एक असेंशियल कंडीशन है ये। डिफ्यूज़न भी ज़रूरी है एंड ऑस्मोसिस भी ज़रूरी है, इसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो इजीली जानते ही होंगे कि प्लांट्स जो होते हैं सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू होते हैं, एंडोऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर बॉडी पार्ट के अंदर मींस एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर यदि क्या करता है, मूव करता है सॉल्वेंट या वाटर, तो वो भी किसके थ्रू हो पाता है, वाटर के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। लीव्स जो होती हैं, यदि आपने देखा होगा घरों में, ऑब्जर्व भी किया होगा कि यदि हम क्या करते हैं, पानी नहीं देते हैं पौधे को, तो लीफ जो होती है वो क्या हो जाती है, मुरझा जाती हैं, ठीक है। एक पौधा लीजिए, 2 दिन उसको पानी ना दीजिए और फिर आप उसको देखिए उसकी लीव्स जो हैं वो क्या हो जाती है। अब तो गर्मी का मौसम है तो एक दिन भी पानी नहीं देंगे तो लीव्स जो हैं वो शाम तक विल्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए क्या करें, यदि उसमें पानी डाल देते हैं तो लीव्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रेच आउट हो जाती हैं। उसका मेन कारण क्या है, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी ऊपर जाता है और उस प्रोसेस के थ्रू वो क्या रहती हैं, स्ट्रेच आउट रहती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स फ्लावर कंट्रोल बाय द ऑस्मोसिस, ब्रस्टिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल। देखिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल है आरबीसी का। अगर रेड ब्लड सेल लेते हैं, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसमें मेन जो सेल होती हैं वो आरबीसीज होती हैं, आप सब वेल नोन होंगे इस चीज़ से। तो आरबीसीज जो होती हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम करते हैं 0.9% का सॉल्यूशन ले लेते हैं। मीन्स ये जो सॉल्यूशन है, आप मान लीजिए ये NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी कंसनट्रेशन 0.9 है, ठीक है। 0.9 सॉल्यूशन NaCl आइसोटोनिक होता है। रेड ब्लड सेल के अंदर जो अंदर का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन और जो बाहर का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन सेम हो गई यदि 0.9% NaCl सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, जैसी सेल है वैसी ही रहेगी। अगर दूसरे कंडीशन के अंदर कहता है कि ब्राइन सॉल्यूशन ले ले, कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आरबीसी जो है वो हाइपोटोनिक है तो मूव करेंगे पार्टिकल्स जो होते हैं और जो सेल है वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। और यदि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है, मींस अगर कम है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है 0.9% से, तो एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी, और 0.9% से ज़्यादा है तो एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी। एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी तो सेल श्रिंक हो जाएगी, और एंडोऑस्मोसिस होगी तो सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगी। दीज आर द 3 condition of the RBCs when we will put it in isotonic solution, hypotonic solution and hypotonic. Isotonic में करेंगे तो not net movement of the solvent. if hypotonic के अंदर करते हैं तो एंडोऑस्मोसिस होती है, और हाइपरटोनिक के अंदर यदि आरबीसी सेल को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, तो वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। इस प्रोसेस को आप प्लाज्मोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड होती हैं। कुछ एक प्रोसेस हैं जो कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा डेली रूटीन के अंदर, रो मैंगो श्रिंक इनटू पिंकल व्हेन प्लेस्ड इन द कंसंट्रेटेड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। कहता है कि मान लीजिए कच्ची कैरी का अचार डालते हैं तो साल्टिंग की जाती है, उनके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है नमक, जिससे वो श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है। उसका मेन कारण क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस होती है। मींस उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जब एक्सोऑस्मोसिस होती हैं तो वो श्रिंक अप हो जाती हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर के अंदर यदि फ्लावर को रखते हैं, मीन्स हमारे पास एक फ्लावर है जिसको आपने देखा होगा कि बर्ड फॉर्म में हम ले आते हैं कई बार, और कुछ एक मतलब कि मुरझा जाते हैं। उन फ्लावर्स को भी यदि फ्रेश वाटर में रखते हैं तो वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, खिल जाते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि उसके अंदर एक्सोऑस्मोसिस हो जाती है, ठीक है। लिम्प्ड कैरेट, अगर क्या कहता है कि कैरेट जो है वो बासी हो गई हैं,
ठीक है, मतलब कि आपने उनको जब प्लांट से निकाला है या फिर फील्ड से लिया है, उसके 1-2 दिन बाद वो क्या हो जाती हैं, लिम्प्ड हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यदि उनको दोबारा से वाटर के अंदर डाल देते हैं तो वो फ्रेश हो जाती हैं, थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो उसका मेन कारण क्या है कि वहाँ पर एंडोऑस्मोसिस होती है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट बाय साल्टिंग एंड फ्रूट बाय एडिंग शुगर। देखिए अगर मीट के अंदर हम क्या करते हैं, साल्टिंग करते हैं तो क्या होता है, देखिए मीट जो होता है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं बहुत जल्दी। यदि आपने उस पर साल्टिंग की है तो जो बैक्टीरिया है उसके कंपेरिजन में जो बाहर का साल्ट है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह से एक्ट करेगा, और जो बैक्टीरियल सेल है उनका जो वाटर है वो लूज़ हो जाएगा और बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। मीन्स आपका जो मीट है वो फ्रेश रहेगा। तो वो एक प्रिजर्वेशन का मेथड हो गया। इसी तरह से फ्रूट के अंदर होता है। अगला नेक्स्ट वन है, पीपल टेकिंग ए लॉट ऑफ साल्ट और साल्टी फूड डेवलपिंग स्वेलिंग और पफीनेस। देखिए पफीनेस या स्वेलिंग का क्या मतलब होता है कि यदि हम ऊपर से ज़्यादा साल्ट लेते हैं तो पफीनेस आ जाती है, मोटापा या थुलथुलापन आ जाता है। उसका मेन कारण क्या होता है, रिटेंशन होती है। साल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को अब्जॉर्व करने की टेंडेंसी रखती हैं, और इस डिजीज़ को एंडिमा के नाम से जाना जाता है। तो वो भी टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑस्मोसिस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब कहता है कि यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से हम क्या मेज़र करना चाहें, मोलर मास मेज़र करना चाहें तो कर पाते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पाई वी इज इक्वल टू NRT के बराबर होता है। एन हमारे पास क्या है, एन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। यदि इस वैल्यू को आप किसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, 1-2 जो इक्वेशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन की उसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन किसके बराबर आती है, पाई वी इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू में R2। और इस मेथड को यदि मैथमेटिकली आप ड्राइव करते हैं तो M2 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप सेफ इन योर होम। थैंक यू।